गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारे पास में नई यूनिट स्टार्ट हो रही है। आज हमारे पास में यूनिट नंबर जो है वो स्टार्ट हो रही है, यूनिट नंबर सेकेंड। और इस यूनिट का जो नाम है हमारे पास में वो है कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन। इस यूनिट का जो नाम है वो है कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन, सम्मिश्र समाकलन एवं, और साथ में और क्या नाम है इसका, सम्मिश्र समाकलन एवं कोशी-गुरसा प्रमेय। तो इस यूनिट का जो हमारे पास में नाम है वो नई यूनिट स्टार्ट हो रही है, यूनिट नंबर सेकेंड। और जो टॉपिक हमारे पास में है कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन। कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन एंड कोशी-गोरेस्ट थ्योरम एंड कोची-गोरेस्ट थ्योरम। तो ये हमारे पास में नई यूनिट है, सम्मिश्र समाकलन। यानी अब अपन पढ़ेंगे कि कॉम्प्लेक्स का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे अपन, सम्मिश्र समाकलन एवं कोशी-गुरसा प्रमेय गुरसा, यही गोरेस्ट, यहाँ पे जो गोरेस्ट है उसको अपन गुरसा बोलते हैं हिंदी में। तो ये हमारे पास में आज का जो टॉपिक है और नई यूनिट है वो है हमारे पास में सम्मिश्र समाकलन। क्लियर है? तो सबसे पहले तो वही चीज़ें सेम टू सेम कि हमें सम्मिश्र समाकलन के बारे में पता होनी चाहिए कि सम्मिश्र समाकलन होता क्या है, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन। देन अपन क्या करेंगे, उससे रिलेटेड कुछ बेसिक डेफिनेशन वगैरह देखेंगे और फिर चलेंगे अपन थ्योरम्स के ऊपर। ठीक है? तो सबसे पहले अपन क्या देख रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन क्या होता है। कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन। क्लियर है? इफ f of z equal to u plus iota v be any complex function and 2 point अपन ले लेंगे एंड 2 point A and B, then इंटीग्रेशन A से B f z और dz is known as complex integration, ठीक है? क्लियर है? 2 पॉइंट मान लिया, एक पॉइंट तो है यहाँ पे और एक पॉइंट है यहाँ पे। इस पॉइंट का नाम दे दिया A, इस पॉइंट का नाम दे दिया B। तो इससे मिल करके एक कर्व बनेगा हमारे पास में। कोई बोले कि इस कर्व के लिए इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालो, तो इसके लिए इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, A से B f z और dz। क्लियर है? ये हमारे पास में क्या होता है, सम्मिश्र समाकलन, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन। ठीक है? कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन के बाद में रेक्टिफाइबल, नीचे लिख देता हूं, सेकंड डेफिनेशन देखो,
रेक्टिफाइएबल कर्व, रेक्टिफाइएबल कर्व जिसको बोलते हैं अपन हिंदी में चापकलनीय वक्र, रेक्टिफाइएबल कर्व, ठीक है, जिसको अपन बोलते हैं चापकलनीय वक्र, चापकलनीय वक्र। इसके बारे में हम देखते हैं कि ये क्या होता है। लेट L is any curve then L is any curve then whose equation is z of t equal to xt plus iota yt, वेयर t क्या है, तो t हमारे पास में है अल्फा और बीटा की मिड की वैल्यू, ठीक है, मतलब t का जो मान है ना वो अल्फा और बीटा तक जाएगा, मैक्सिमम और मिनिमम। अब अपन बात करेंगे अभी अल्फा बीटा कहाँ पे क्या आ गया, तो अल्फा बीटा के बाद में अपन और पढ़ेंगे अभी कि अल्फा बीटा क्या होता है, पार्टीशन होते हैं उसके कि कितने पार्ट्स में वो अलग अलग डिवाइड है हमारे पास में, ठीक है। जैसे मान लो इसको अपन अलग अलग, जैसे मान लो x0, x1, x2, x3 xn पार्ट्स मान लो इसको अपन डिवाइड कर रहे हैं। इसी कर्व को मान लिया कोई कर्व है हमारे पास में, ये कर्व था मान लो, इसको अपन अलग अलग डिवाइड कर रहे हैं x0, x1, x2, x3। तो फर्स्ट जो पॉइंट होता है वही होता है अल्फा, जिसको x0 से अपन डिनोट करेंगे, और लास्ट जो पॉइंट होगा xn, जिसको अपन बीटा से डिनोट करेंगे। तो ये कर्व की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये होता है आपके पास में चापकलनीय वक्र, ठीक है। चापकलनीय वक्र के बाद में अब चलते हैं अपन इंटरवल के अंदर, ठीक है। सबसे पहले कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन, तो एक कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन में डेफिनेशन देख लीजिए, फंक्शन है वो कौन सा है, कॉम्प्लेक्स फंक्शन है। अगर कॉम्प्लेक्स फंक्शन है तो इस वाले कॉम्प्लेक्स फंक्शन में क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन। कई लोग इसको लाइन इंटीग्रेशन से भी डिनोट कर देते हैं, वो आगे जाकर के चेंज हो जाएगा वो, ठीक है। फिर जाएंगे अपन चापकलनीय वक्र पे, तो मान लीजिए कोई कर्व है L, एनी कर्व, देन उस कर्व की जो इक्वेशन होनी चाहिए वो ये इक्वेशन होनी चाहिए, कर्व की इक्वेशन। क्लियर है? अब आ जाओ, आगे आ जाओ। अब जो डेफिनेशन हमारे पास में है वो है इंटरवल। इंटरवल, इंटरवल्स, क्लियर है? अब जो डेफिनेशन है हमारे पास में वो किसकी डेफिनेशन है, इंटरवल की डेफिनेशन हमारे पास में है वो, कि इंटरवल्स क्या होता है, ठीक है। इंटरवल्स की अपन जब बात करेंगे तो वही सेम टू सेम मान लिया कि अल्फा बराबर पार्टीशन मान लिया कि t0 वाले फॉर्मेट में है, ठीक है। और ऐसा पार्टीशन है जिससे बड़ा है t1, जिससे बड़ा है t2, जिससे बड़ा है t3, डॉट डॉट डॉट, जिससे बड़ा है tn, जिसका नाम दे दिया अपन बीटा, इसका नाम दे दिया अपन बीटा। अल्फा और बीटा कि अपने पास में कैसा है, क्लोज इंटरवल कोई है, ठीक है। इसी में से कोई बोले कि सब इंटरवल छांटो, इसी में से सब इंटरवल अपने को देखना है कि सब इंटरवल अपन कैसे लें, तो इसी में से निकालना चाह रहा हूं मैं सब इंटरवल उप अंतराल, उप अंतराल, ठीक है। सब इंटरवल ले रहे हैं अपन, इसी में से सब इंटरवल क्या आएगा आपके पास में, ठीक है। एनी सब इंटरवल मान लिया, इसमें से कोई भी एक मान लिया, वो मान लिया tk-1 से लेकर के मान लिया tk, और जहाँ पे कंडीशन लिख दी अपन कि k बराबर
1 2 3 डॉट 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 एन तक जा रहा है। ये सही है क्या? अगर के की जगह मान लो अपन क्या रख देते हैं, एन रख देते हैं, तो इसके भी जगह टी एन है, तो इससे पहले क्या, सीधी सी बात, इससे पहले क्या होगा, इससे पहले टी एन माइनस वन जरूर होगा। तो इसी इंटरवल में से कोई भी एक मान सकते हो, वही इसी इंटरवल से क्या कहलाता है, वो कहलाता है उप अंतराल। अंतराल में से कोई भी एक पार्ट उठा लिए जिसका नाम अपन देते हैं, क्या देते हैं, उप अंतराल, सब इंटरवल। ठीक है, इसी पूरे अंतराल में से कोई भी एक उठा लो, बीच में से ये उठा लिया, मान लो मैंने T1 T2, ठीक है, वही मान तो ये लिखा हुआ है, टी के माइनस वन और टी के बराबर वैल्यू पुट कर दो, 1 2 3 से लेकर के n तक 1 पुट कर दोगे तो T0 से लेकर के T1 तक, ये एक अंतराल मिल गया, इसी में से उप अंतराल। 2 रख दोगे मान लो के की जगह, तो T1 से लेकर के T2 तक, तो ये मिल गया दूसरा उप अंतराल। तो ये होती है आपका इसमें क्या, उप अंतराल। ये होती है आपका इसमें उप अंतराल, यानी सब इंटरवल। ठीक है, सब इंटरवल के बाद में फिर अपन बात कर रहे हैं पार्टीशियन की, फिर अपन बात कर रहे हैं पार्टीशियन की, विभाजन। अपन बात करेंगे किसकी, पार्टीशियन की, विभाजन की अपन बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इन सभी के लिए एक क्या बना दो, सेट बना दो, यानी विभाजन क्या होता है जिसको अपन डिनोट करते हैं P से, और सभी का एक सेट बना दो, किन सभी का, T0 T1 T2 T3 डॉट 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 Tn। ठीक है, इन सभी का एक सेट बना दो, जो क्या कहलाता है, वो कहलाता है पार्टीशियन, वो कहलाता है पार्टीशियन। और अल्फा बीटा यहीं से आता है हमारे पास में, अल्फा जो बीटा है वो यहीं से आता है। मतलब इसी को अपन बोलते हैं क्या, कि हेयर T0 इक्वल टू तो अल्फा एंड T ऑफ n इक्वल टू बीटा। ये होता है आपका समय विभाजन। क्लियर है? तो अपन अब तक क्या क्या देखे हैं, एक देखे सबसे पहले कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन की डेफिनेशन, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन की डेफिनेशन के बाद में फिर अपन देखे क्या, इंटरवल के बारे में, कि इंटरवल क्या होती है। इंटरवल के बाद में फिर देखे अपन सब इंटरवल, सब इंटरवल बाद फिर देखे अपन विभाजन देख लिए। विभाजन के बाद में अपन देख रहे हैं नॉर्म यानी मानक, उसके बाद अपन देख रहे हैं नॉर्म यानी मानक, नॉर्म यानी मानक। ये भी पता होगा आपको, रियल में पढ़े होंगे। नॉर्म को मैं डायरेक्ट लिखना चाहूँ तो पार्टीशन जो होता है उसी को अपन डिनोट करते हैं, लेकिन किससे करते हैं, डबल मोड से। मतलब इसको अपन क्या कहते हैं, ये नॉर्म है, ये मानक है। क्लियर है? और ये होता क्या है वो देख लो, मैक्सिमम टीके से लेकर के टीके माइनस का 1, ये होता है नॉर्म। कोई बोलेगा इन सभी पार्टीशन में से, अच्छा एक तरीके से ये लेंथ ही तो अपन दिखा रहे हैं सबके लिए, ये लेंथ ही तो था उसके लिए। तो नॉर्म क्या होता है, मैक्सिमम लेना है। अब देखो यहाँ पे टीके से लेकर के टीके माइनस 1 क्यों आ गया, कि जब लेंथ की बात करोगे ना, तो लेंथ कभी भी छोटे में से बड़ा। अच्छा ऐसा कभी सुने हो गया, मान लो मेरे को यहाँ से लेकर के महाराष्ट्र जाना है, कोई बोले कि यहाँ से लेकर के महाराष्ट्र जाने में आपको माइनस का 1200 किलोमीटर चलना पड़ेगा, माइनस का 1200 किलोमीटर चलना पड़ेगा। अपन क्या बोलेंगे, बोले पागल हो चुका है ये बोले माइनस का 1200 किलोमीटर कभी हो सकता है क्या? डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव ही होती है। तो कई लोग क्या करते हैं कि पहले से ही उसको डिस्टेंस वाले को मोड में ले लेते हैं, जिससे आपको पता रह जाता है, अनुमान रह जाता है। तो डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है। अब जब ये उप अंतराल है, अगर मैं इसमें टीके माइनस टीके इसको अगर पहले लिख दूं मैं, तो ये नेगेटिव मान आ जाएगा। तो इसलिए अपन इसको क्या लिखते हैं, टीके से लेकर के टीके माइनस 1। अब के क्या है यहाँ पे, तो के अभी भी वही है, 1 से लेकर के n तक। अब रखोगे मान T1, तो T1 माइनस का T0, T1 माइनस का T0 दिया हुआ है, 1 2 3 4 ये दे दिया, इनका सेट दिया हुआ है। तो बोले बाद में से इसको घटाएंगे जब तो पॉजिटिव आएगा, बाद में से इसको घटाएंगे जब तो पॉजिटिव आएगा, इसको इसमें से घटाएंगे तो ही तो पॉजिटिव आएगा, तो तभी तो हमारे पास में पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। तो वही कहलाता होगा इसमें क्या, मानक यानी नॉर्म। नॉर्म की कंडीशन क्या है कि ये वैल्यू हमेशा मैक्सिमम होती है। ये जो सब इंटरवल जो अपने पास में छोटे छोटे जो सब इंटरवल आए हैं ना, उन सभी सब इंटरवल में से जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू हो, उन सभी सब इंटरवल में से सबसे मैक्सिमम वाली वैल्यू, सबसे मैक्सिमम वाली वैल्यू। सब इंटरवल मान लो आगे 4-5 सब इंटरवल आ गया आपका इसमें, उन सभी में से जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू होती है वही कहलाता है आपका इसमें नॉर्म यानी मानक। क्लियर है मानक के बारे में भी? अब आगे आ जाओ, मानक के बाद में फिर अपन बात कर रहे हैं
एक कर्व बना दूं, मान लो सपोज करो एक कर्व बनाना चाह रहा हूं, देख लो मैं यहाँ पे ये कर्व बना दिया मान लो मैंने, ठीक है, जिसका ये पॉइंट मैंने दे दिया Z0, ठीक है, ये पॉइंट दे दिया मान लो मैंने Z1, छोटे छोटे पॉइंट में, ये पॉइंट मान लो मैंने दे दिया, वो दे दिया Z2, ठीक है, ऐसे चल रहा है। ये पॉइंट मैंने दे दिया, वो दे दिया आपने मान लो Z आर्क पॉइंट दे दिया, लास्ट में जो पॉइंट दे दिया वो दे दिया ZR में दे दिया मान लो सपोज करो, ठीक है, और ZR जब दिया हो तो सीधी सी बात है उससे पहले ZR-1 भी होगा ही होगा, तो इसी को मान लेता हूँ जैसे ZR-1 कहीं ना कहीं आएगा। इस पॉइंट को मान लेता हूँ कि ये पॉइंट है आपका में ZR पॉइंट है, लास्ट का जो पॉइंट है ये सपोज कर लिया कि ये ZN का पॉइंट है। कोई बोले कि इस कर्व के लिए लेंथ निकाल लो, बोले इस कर्व के लिए अपन लेंथ कैसे निकाल सकते हैं, तो लेंथ निकालने क्या होता है, इन सबको जोड़ना पड़ता है, बोले संभव ही नहीं है इसको अभी लेंथ निकालना है इसको। तो इसको लेंथ निकालने अपन क्या कर सकते हैं कि जो Z0 से जो Z1 है, ये जो आपका इसमें कर्व है, यहाँ से स्ट्रेट लाइन की अपन लेंथ निकाल सकते हैं, ये तो पता होगा। तो अपन क्या करेंगे Z0 से इस कर्व को मिला देंगे, ऐसे स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। इस वाले को यहाँ से अपन मिलाएंगे मान लो, तो अब इसकी भी अपन निकाल सकते हैं आसानी से, यहाँ से लेकर के और आगे जाएगा, इसको लेकर के यहाँ तक मिला दी, इसके भी अपन आसानी से निकाल सकते हैं। इसको जब अपन इससे मिलाएंगे तब इसके भी अपन आसानी से निकाल सकते हैं। डॉट डॉट करता जब अपन यहाँ पे चलेंगे तो अपन क्या कर सकते हैं, इसको भी आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसकी लेंथ अपन डायरेक्ट नहीं निकाल सकते थे, इसलिए क्या किया अपन इसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिए, इसको अपन छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिए। मान लो सपोज करो, एक चीज़ और बता देता हूँ, देख लो ध्यान से देखना, इसका नाम दे दिया मान लो मैं FZ0 और नीचे वाले का नाम दे दिया मान लो मैंने FZ1, ठीक है। तो आपको एक चीज़ और पता होगी जो बचपन से अपन पढ़ते आए हैं, वो क्या पढ़ते आए हैं कि स्ट्रेट लाइन हमेशा क्या होती है, स्ट्रेट जो लाइन होती है हमारे पास में किसी भी छोटे से कर्व में, स्ट्रेट लाइन और कर्व की जो लंबाई होती है वो लगभग समान होती है। किसी भी छोटे से कर्व की अगर बात करें ना अपन, जैसे इस कर्व की बात करें अपन, इसमें तो बड़ा दिख रहा होगा लेकिन छोटे छोटे कर्व की अपन बात कर रहे हैं, तो किसी भी छोटे से कर्व के अंदर हमेशा स्ट्रेट लाइन और कर्व दोनों की लेंथ हमेशा इक्वल होती है, दोनों की लेंथ हमेशा इक्वल होती है। या तो Z0 से लेकर के Z1 तक के इस कर्व की लेंथ निकाल लो, या फिर Z0 से लेकर के Z1 इस स्ट्रेट लाइन की लेंथ निकाल लो, दोनों वैल्यू हमेशा इक्वल ही होती है छोटे से कर्व के अंदर, पता ही होगा शायद ये भी, ठीक है। तो यहाँ से देखो मैं एक चीज़ लिखना चाह रहा हूँ, नोट करके लिखना चाह रहा हूँ मैं, वो क्या लिखना चाह रहा हूँ, नोट करके लिखो आप लोग भी, नीचे नोट डाल लो। नोट डालो, कोई छोटा सा कर्व या छोटा सा चाप बोल दो, जिसमें स्ट्रेट लाइन और कर्व की लंबाई बराबर होती है। ये तो अपन लैंग्वेज में, अगर इसको मैथमेटिकल अपना लिखना चाहे कि मैथमेटिकल भाषा में अपन क्या कहें इसको, तो देखो मैथमेटिक्स में अपन क्या कहेंगे कि लिमिट मोड Z1 माइनस का Z0, इसी के अंदर अपन लिमिट लगाना चाह रहे हैं, Z1 माइनस का Z0 टेंस टू जब 0 की तरफ जाएगा ये, तब दोनों फंक्शन यानी FZ0 बराबर होता है FZ1 के लिए। ये हो गई मैथमेटिकल डेफिनेशन, ठीक है। बस छोटे से कर्व में हमेशा स्ट्रेट लाइन और उस कर्व की अगर लेंथ निकालोगे ना, तो बोले चाहे इसकी लेंथ निकाल लो चाहे इस स्ट्रेट लाइन की लेंथ निकाल लो, जिसको अपन बोलते हैं क्या, इस चाप की निकाल लो या इस जीवा की निकाल लो, दोनों की क्या होगी, बराबर ही होगी लेंथ, ठीक है। तो नोट करके फर्स्ट पॉइंट लिख लेना, सेकंड पॉइंट लिखो, इसी नोट में चलने दो।
सेकंड पॉइंट लिखो, ये तो हो गई इसके बारे में बात, ठीक है। और उसके बाद में सभी की अगर बात करोगे, समेशन के बराबर 1 to n, अगर मैं सभी को एक साथ निकाल लूं, सभी को एक साथ निकालो जेड के माइनस का जेड के माइनस 1, तो ये हमेशा उस लेंथ के बराबर होती है। देखो होगी क्या बराबर, छोटे छोटे में इसको डिवाइड कर दिए, जैसे तो ये और ये बराबर हो गई, ये और ये बराबर हो गई, ये और ये बराबर हो गई, तो अपन कह सकते हैं क्या, सबको अपन जोड़ दें, यानी Z1 माइनस का Z0, Z2 माइनस का Z3, इन सबको अलग अलग अपन ले लें, तो इसका क्या होगा, समेशन देखो 1 से n तक ओपन कर दिए, सबको जब अपन ऐड करेंगे ना, तो इस पूरे कर्व की जो लेंथ है, इस पूरे कर्व की जो लेंथ है उसके बराबर ही होगी ये वैल्यू, उस पूरे कर्व की लेंथ हमेशा बराबर ही होगी ये पूरी वैल्यू, ठीक है। तो ये होगा नोट करने अंदर, सेकंड पॉइंट लिख लेना, ठीक है। ये था हमारे पास में बेसिक कुछ डेफिनेशन, ये पता ही होगा, रियल के अंदर पढ़ रखे थे, फिर से मैं बता दिया। काम इनको कहीं कहीं बीच बीच में अपन काम में लेंगे इनको, ठीक है। जब कोई क्वेश्चन करेंगे या कोई थ्योरम करेंगे तो उनको बीच में अपन काम में लेंगे, क्लियर है। इंटरवल, सब इंटरवल, पार्टीशन इन विभाजन, फिर नॉर्म के अंदर ये दो नोट, ये सारी पता होनी चाहिए अच्छे से, ठीक है। अब आ जाओ आगे, कंटूर, कंटूर हिंदी में, इंग्लिश में नाम इसका समान है, बस हिंदी में अपन हिंदी में लिखेंगे, कंटूर को हिंदी में लिखेंगे, बस इतना सा फर्क है, ठीक है। लिख ही देता हूँ, चलो। कंटूर हिंदी में नाम, इंग्लिश में नाम इसका समान होता है, कंटूर। अब कंटूर की डेफिनेशन देखेंगे अपन, लेकिन कंटूर की डेफिनेशन से पहले, यदि if xt, यदि xt and yt, xt and yt, जहां t क्या है, अल्फा और बीटा में, अल्फा बीटा क्या है, पार्टीशन का काम कर रहा है, xt एंड yt, whose इक्वेशन, इसके इक्वेशन क्या पढ़े थे अपन कि z ऑफ t बराबर xt प्लस आयोटा yt, इसका नाम डालिए अपन इक्वेशन नंबर 1। कंटूर के अपन डेफिनेशन में चलेंगे, लेकिन उस डेफिनेशन से पहले 3-4 छोटे छोटे डेफिनेशन और देखने पड़ेंगे, और उन्हीं तीनों चारों डेफिनेशन से मिलकर के बनता है कंटूर, क्लियर है। इन सबसे पहले अपन देखना चाह रहे हैं 2-4 डेफिनेशन और, तो xt yt, t की कंडीशन लिख दी है, और उसकी जो इक्वेशन होती है उस चाप के लिए, उसको अपन क्या लिखते हैं, zt बराबर xt प्लस का yt, क्लियर है। अब देखो यहाँ पे x की वैल्यू और y की वैल्यू, एक एक वैल्यू के लिए तो सेटिस्फाई करेगा, एक एक बिंदु के लिए सेटिस्फाई करेगा। अगर यहाँ पे xt और yt का जो मान है x और y का, अगर वो एक बिंदु से ज्यादा बिंदु के लिए सेटिस्फाई करे, यानी संतुष्ट करे, तो अपन उसको कहते हैं बहुल बिंदु, मल्टीपल पॉइंट। ध्यान से सुनना, अच्छा x और y के एक एक मान के लिए तो संतुष्ट करेगा, अगर एक से ज्यादा के लिए अगर ये संतुष्ट कर रहा है तो उसको क्या कहेंगे, बहुल बिंदु, यानी मल्टीपल पॉइंट। तो वही लिखना चाह रहा हूं मैं, ठीक है। तो फर्स्ट डेफिनेशन, if
इफ डेफिनेशन लिखना फर्स्ट, जेड सेटिस्फाई द मोर देन वन पॉइंट, जेड सेटिस्फाई द मोर देन वन पॉइंट यानी वन वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, मोर satisfy the more than one value of x and y, then x and y, then that point is called, then that point is called मल्टीपल पॉइंट, बहुल बिंदु, बहुल, आप लोग लिख सकते हो डेफिनेशन, क्या लिखा हुआ है, यदि z का मान एक वैल्यू x और y के एक वैल्यू से ज्यादा वैल्यू के लिए संतुष्ट करता है तो उसे हम बहुल बिंदु कहते हैं, तो उसे हम बहुल बिंदु कहते हैं। ठीक है, सेकंड डेफिनेशन देखना, विदाउट मल्टीपल पॉइंट, विदाउट मल्टीपल पॉइंट, विदाउट मल्टीपल पॉइंट curve is called जॉर्डन कर्व। एक डेफिनेशन और आगे, नई डेफिनेशन, वो क्या, किसके आ गई, जॉर्डन कर्व की डेफिनेशन। जॉर्डन कर्व क्या कहता है कि कर्व तो वही चल रहा है सेम टू सेम, जिस कर्व में मल्टीपल पॉइंट नहीं हो उसे अपन कहते हैं जॉर्डन कर्व, जिसमें मल्टीपल पॉइंट नहीं हो उसे अपन कहते हैं जॉर्डन कर्व। ऐसा चाप जिसमें बहुल बिंदु उपस्थित ना हो, बहुल बिंदु उपस्थित ना हो तो उसे हम जोड़दा चाप कहते हैं, तो उसे हम जोड़दा चाप कहते हैं। क्लियर है, कहते हैं। थर्ड डेफिनेशन देखो, यदि xt yt और इनका डेरिवेटिव x डैश t y डैश t इज कंटिन्यूअस, if यदि xt yt x डैश t y डैश t आर कंटिन्यूअस, then this arc is called regular, this arc is called regular arc of Jordan curve, regular arc of जॉर्डन कर्व, दिस आर इज कॉल्ड उसके लिए।